जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 21 कवर करने जा रहे हैं राइस बुक में से, जो कि रिलेट करता है गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर और ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियंस है। ये चैप्टर जो है इसकी बेस है चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टडी किए थे। चैप्टर 4 में कुछ कंसेप्ट्स हमने पेंडिंग कर दिए थे, जो कि आज हम उनको कवर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं आपके चैप्टर जो 21 आज हम कवर करने जा रहे हैं, ये एक सीक्वल है चैप्टर 4 का। आपको याद होगा चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, उसमें हमने एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टडी किए थे। उसमें हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कि मॉडिफाइड रिपोर्ट किसे कहते हैं, या रिपोर्ट में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। जो मॉडिफाइड रिपोर्ट होती हैं या रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन, वो कितनी तरह की हो सकती हैं। या तो ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या तो मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से या अदर मॉडिफिकेशंस की वजह से। अदर मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं कि हम रिपोर्ट में एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दें, या अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दें, या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, ये पैरा इंक्लूड कर दें, या उसमें की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड हो। ये होती है हमारी अदर मॉडिफिकेशन। यानी जो ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन हो सकती है, कितनी रीजंस की वजह से हो सकती है रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन? दो बड़ी रीजन है, या तो ओपिनियन मॉडिफाइड होगा या अदर मॉडिफिकेशंस होंगी। अदर मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है? या एमसीज मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा, या अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा, या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ठीक है। टेक्निकली कुछ लोग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को मॉडिफिकेशन कंसीडर नहीं करते, लेकिन हम अपने लेक्चर के पर्पस के लिए इसे भी मॉडिफिकेशन का हिस्सा मान के चलेंगे। तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है कितनी रीजन की वजह से? दो बड़ी रीजंस हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से, अदर मॉडिफिकेशन की वजह से। अदर मॉडिफिकेशन में कितनी रीजंस आ सकती हैं? या तो एमसीज ऑफ मैटर की वजह से, या अदर मैटर की वजह से, या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, या की ऑडिट मैटर। अब हमने इससे पहले मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में पढ़ चुके हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन किन सिचुएशंस में दिया जाएगा। मॉडिफाइड ओपिनियन किन सिचुएशंस में दिया जाएगा वो हमने पढ़ लिया, लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी ये नहीं पढ़ा। यानी मॉडिफाइड ओपिनियन की जो सिचुएशंस हैं ये पढ़ चुके हैं, इसकी ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ी। याद है आपको? क्या आपके सामने 3, 4, 5 सिचुएशंस अगर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन जो है वो दिया जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई और इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन आएगा? क्वालिफाइड। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस ओपिनियन को लिख के दिखाओ, क्वालिफाइड ओपिनियन को, कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, लिख के दिखाने का मतलब ये नहीं कहना क्वालिफाइड ओपिनियन, ये दो अल्फाज नहीं लिखने। ड्राफ्टिंग का मतलब है पैराग्राफ फॉर्म में बताना कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। ये ड्राफ्टिंग आप नहीं बता सकते, आपको भी नहीं सिखाई गई। आगे चलते हैं। एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में दिया जाएगा, क्या ये हमें पता है? ये सीखा हुआ हमने। इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, क्या ये सीखा हुआ हमने? ड्राफ्टिंग नहीं सीखी हुई। और भाई जब एमसीज ऑफ मैटर वाला टॉपिक पढ़ा था, एक नहीं 2 एग्जांपल ड्राफ्टिंग की सीखी थी।
एक शायद थी एक्सेप्शनल लिटिगेशन वाली और एक थी फायर वाली। भाई ड्राफ्टिंग नहीं सीखी? सीखी है। यानी हमें यह भी पता है कि एमसीक्यू और मेटा पैराग्राफ किन सिचुएशन में दिया जाएगा, और यह भी पता है कि इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। आई कैप का रिसेंटली फोकस ड्राफ्टिंग के ऊपर आ रहा है ज्यादा, इसलिए ड्राफ्टिंग के ऊपर आपने खास तौर पे तवज्जो देनी है कि ड्राफ्टिंग आपको स्किल आती हो। अगर हमसे कहे कि ये सिचुएशन में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करके बताओ, तो हम ड्राफ्टिंग करने के काबिल हो, या कहे ये मैटर पैराग्राफ मैंने ड्राफ्ट किया, इसमें से गलतियां निकाल के दिखाओ, तो हम एरर आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। तो ये है हमारा एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। इसमें हमें भाई एसी बंद कर दीजिएगा। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, इसमें हमें यह भी पता है कि किन सिचुएशन में दिया जाएगा, और यह भी पता है हमें कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। इसको मैं टिक कर रहा हूं, आगे चलते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ, क्या हमें पता है कि अदर मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में दिया जाता है? क्या इसकी ड्राफ्टिंग भी हमें आती है? ड्राफ्टिंग भाई कौन सी एग्जांपल हमने पढ़ी थी ड्राफ्टिंग वाली? जब पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, तो हमने लिखा था, बताएंगे कि पिछले साल किसी और ने किया है, उसने किस डेट को कौन सा ओपिनियन दिया है। अदर मैटर पैराग्राफ, सिचुएशंस भी पता है किन सिचुएशन में दिया जाता है, ड्राफ्टिंग भी पता है कैसे होगी, ये भी कंप्लीट। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। की ऑडिट मैटर, इसके बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़नी हैं। ये तीनों चीजें वही है जो हमने चैप्टर 4 में पेंडिंग कर दी थी। एक हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, या पूरा नाम इसका मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। इसमें हम 2 मेजर चीजें पढ़ेंगे कि किन सिचुएशन में दिया जाता है और ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और इसी तरह की ऑडिट मैटर, इसमें भी हम ये स्टडी करेंगे। बड़ी चीजें और भी कंसेप्ट है, लेकिन बड़ी चीजें क्या स्टडी करेंगे, किन सिचुएशन में दिया जाएगा, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे भला, कि ड्राफ्टिंग मॉडिफाइड ओपिनियन की कैसे होगी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसके 3 हिस्से होंगे। जो हमारा चैप्टर 21 वो भी हमारे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला एक हिस्सा है जो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी से रिलेट करता है, एक हिस्सा की ऑडिट मैटर से रिलेट करता है, और एक हिस्सा ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन से रिलेट करता है। 3 हिस्से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का। ये हमारा चैप्टर 21 में जो पार्ट है ये बी पार्ट है। स्टार्ट करें जी। अच्छा, टेक्निकली डिस्कस करने से पहले हम गोइंग कंसर्न को डिस्कस करते हैं। आपने शायद अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न का टॉपिक पढ़ा हो या इसके बारे में सुना हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने नहीं सुना, और अगर सुना है तो भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद है। तो गोइंग कंसर्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन है क्या? देखिए, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने से पहले देखना होता है कि क्या हम गोइंग कंसर्न है या नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि एंटिटी कंपनी फॉरसीएबल फ्यूचर यानी 12 महीनों तक चलेगी, 12 महीनों से पहले पहले बंद नहीं होगी, उनका अपना इरादा नहीं, ठीक है ना, ही ऐसे हालात है। यानी कम से कम 12 महीनों तक, कितने अरसे तक? 12 महीनों तक कंपनी चलती रहेगी, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन करते हैं करंट में और नॉन करंट में। जो 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज होंगे करंट, जो 12 महीनों के बाद रियलाइज होंगे या सेटल होंगे वो नॉन करंट। और एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न हो, कौन सी हो?
नॉन गोइंग, यानी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर हमें नजर आ रहा है इसने बंद हो जाना है, लिक्विडेट हो जाना है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। इसका मतलब यह है अब करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? सारी के सारी 12 महीनों के अंदर सेटल हो जाने हैं, सारे एसेट्स ने 12 महीनों के अंदर बिक जाना है और उससे लायबिलिटी सेटल करनी है। और एसेट्स कास्ट पे भी नहीं, बल्कि सारे कास्ट जो एसेट्स होते हैं वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो पहली चीज मुझे बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न या नॉन गोइंग कंसर्न पे बनना, इसमें जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ वो इमटेरियल है, सिर्फ मटेरियल या परवेसिव है? परवेसिव, क्योंकि तकरीबन हर एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब समझ आ गया। इन शॉर्ट, कंपनी अगले 12 महीनों में अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू करेगी। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये 2 लाइनों में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न के हवाले से बनाई गई है। अगर आप इन 2 लाइनों को समझ लें क्या लिखा है इसमें, तो कंसेप्चुअली इस टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। वो क्या कह रहा है? कह रहा है इफ देयर आर इवेंट्स आर कंडीशंस, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशंस हो कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हो, अगर इवेंट्स या कंडीशन हो जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करती हो, ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंफर्म करने के लिए कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और अगर कोई इश्यू है तो उसे रिपोर्ट करेगा, उसे अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। यानी ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा, पहले देखेगा अगर कोई इवेंट्स या कंडीशंस हैं जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंफर्म करने के लिए, और जब कंफर्म हो जाए कि कोई इश्यू वाकई है, उसे क्या करेगा? रिपोर्ट में कवर करेगा, मेंशन करेगा। 3 कीवर्ड्स हैं इस रूल में, एक इवेंट या कंडीशन, एक प्रोसीजर, एक रिपोर्ट। इस कंसेप्ट को समझने से पहले छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, वो शायद क्लास में मैंने पहले भी डिस्कस की है। कि फर्ज कीजिए हम एक जगह पे जा रहे हैं, हमने देखा एक बंदा सामने खड़ा है, उसको चक्कर आए, वो थोड़ा सा घूमा, जमीन पे गिर गया, क्या अज्यूम करें? मर गया? नहीं भाई, इवेंट्स या कंडीशन है, अभी नहीं, उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर उसको चेक करेगा, उसके दिल की धड़कन जो भी उसके मशीनें लगा के चेकिंग करने के बाद डॉक्टर हमें 3 में से कोई एक स्टेटमेंट देगा, या कहेगा भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई मसला नहीं, बस इसने लगता है भूखे पेट है, खाना नहीं खाया, कमजोरी है, इसको खिलाए पिलाएं और बस ले जाएं, शाबाश। एक ऑप्शन ये। दूसरी क्या हो सकती है? भैया ये तो ब्रेन ट्यूमर के आखिरी स्टेज पे है, इसको फौरी तौर पे इसके घर पहुंचाओ और इसकी आखिरी ख्वाहिशें जो भी है पूरी करो, खिलाओ पिलाओ इसको। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक में कहा कोई मसला नहीं, एक में कहा बिल्कुल फारिग है। एक तीसरी सिचुएशन भी है कि भाई ये इसकी कंडीशन जो है वो खराब है, इसको फौरी तौर पे एडमिट करने की जरूरत है, इसके घर वालों को इतला दो, कोई बंदा आ जाए यहाँ पे ताकि इसकी जो भी मेडिसिन वगैरह मंगवानी है ट्रीटमेंट में हेल्प करे, फौरी तौर पे इसके घर वालों को बुलाओ। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। इसी एग्जाम्पल को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं। जब हम अपने क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी 3 में से कोई एक सिचुएशन होती है, या तो हमारे क्लाइंट का गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट, या 50-50 वाली सिचुएशन। अगर तो कोई इशू नहीं है, जैसे पहली सिचुएशन डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल ठीक है खिलाए पिलाएं इसको, तो हम इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अगर क्लाइंट डूबने वाला हो, उसके 2-4 दिन बाकी थे, हमारे क्लाइंट के 2-4 महीने बाकी हो, तो इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। और अगर 50-50 वाली सिचुएशन हो,
इसका क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ये 3 सिचुएशन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें ये कहते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट पे जाएं तो सबसे पहले देखें क्या कोई इवेंट्स या कंडीशंस हैं, ऐसे हालातों वाकयात हैं जो कि डाउट क्रिएट करते हो गोइंग कंसर्न के हवाले से। सबसे पहले क्या देखना है, इवेंट्स या कंडीशन जो कि डाउट क्रिएट करते होंगे गोइंग कंसर्न के हवाले से। भाई वो कौन से इवेंट्स या कंडीशन है? क्या कंपनी को चक्कर आएंगे, कंपनी चलते चलते गिर पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये कॉर्पोरेट एग्जांपल। यहां पे इवेंट्स या कंडीशंस क्या होंगे जो डाउट क्रिएट करते होंगे। इवेंट या कंडीशन सुनिए, पहली चीज, कंपनी कंटिन्यूइंग लॉसेस में होगी, पिछले 2-3 साल से मुसलसल लॉसेस में, इस साल भी लॉस है, इंडिकेशन है। दूसरा, एडवर्स की रेशियोज होंगी। आपको याद है चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ा था, जब रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स कर रहे थे कि अगर रेशोज ज्यादा नेगेटिव साइड पे चली जाए हम गोइंग कंसर्न को कमेंट करते हैं। करंट रेशो जो है वो भी गिर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी जो है वो पुअर हो रही है, डेटर टर्नओवर रेशो में प्रॉब्लम है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो में प्रॉब्लम है। तो जब रेशोज एडवर्स हो, ये भी एक इंडिकेशन होती है, इवेंट या कंडीशन है जो इंडिकेट कर रही होगी गोइंग कंसर्न का इशू है। और क्या, अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या, कोई हादसा हो गया, अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस भी नहीं करवाई थी, आग लगी, मशीनरी जल गई, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मशीनरी जल गया और कोई इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, ये भी इवेंट या कंडीशन है। लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, प्रोडक्ट, सप्लायर लाइसेंस, मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, सप्लायर हमें कोई सप्लाई करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट ने हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये सारी सिचुएशन भी गोइंग कंसर्न की तरफ इंडिकेट कर रही है कि गोइंग कंसर्न का इशू है। मैनेजमेंट छोड़ के चली गई, लॉस ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेट लायबिलिटी पोजीशन। नेट लायबिलिटी पोजीशन का मतलब क्या है, करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम, लायबिलिटी ज्यादा। ये भी एक कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन और पे लोन, कंपनी को पैसों की जरूरत है लेकिन कोई लोन देने को तैयार नहीं, बल्कि बैंक कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने लोन दिया हुआ हम वापस करें। ये सारी इवेंट्स या कंडीशन इंडिकेट कर रही हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे बताइए, क्या जैसे ही हमें क्लाइंट पे ये सिचुएशन नजर आए फौरन गोइंग कंसर्न पे जंप लगा दे, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बस अब डूबे के डूबे, कि हमें पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। नॉर्मली हम जो चैप्टर 4 की केस स्टडीज होती थी उनमें जब इनमें से कोई इंडिकेशन आती थी तो फौरन कहते थे गोइंग कंसर्न इशू है, क्योंकि उसमें इफेक्ट पूछ रहा होता था रिपोर्ट पे, प्रोसीजर नहीं पूछ रहा होता था। लेकिन अगर कभी हमसे पूछे कि ये गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, बताओ एज ऑडिटर तुम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, हम कहेंगे बिल्कुल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कंफर्म करने के लिए वाकई कोई इशू है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट पे क्या देखना है, इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं जिनसे गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। भाई ऑडिट प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म करने हैं, कंफर्म करने के लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करती है कि नहीं करते। ये प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म करने हैं, कंफर्म करने के लिए। देखें, इवेंट्स या कंडीशन का एग्जिस्ट होना इसका मतलब कंफर्म नहीं है अभी, वो तो हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करेंगे। क्या कंफर्म, ऑडिट प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म करेंगे, कंफर्म करने के लिए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं।
कहता है अच्छा ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? वो डॉक्टर ने तो अपने जो भी उसने दिल की धड़कन चेक की, उसे कहा खांसो, सांस लो, जो भी तरीके उसके। भाई हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कंफर्म करने के लिए? वो कहता है सबसे पहला रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से, क्या असेसमेंट करे। किसकी असेसमेंट? गोइंग कंसर्न की। ये कंसेप्ट ऐसे ही है जैसे वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग वाला होता है। आप फिक्स एसेट्स की नॉर्मली हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करते, जब कंडीशंस होती हैं तब करते हैं। तो कहता है कंडीशंस आ गई ना, अब मैनेजमेंट से कहो भाई असेसमेंट करो अपनी। किसकी असेसमेंट? गोइंग कंसर्न की, कि तुम गोइंग कंसर्न हो के नहीं। और फिर मैनेजमेंट कहे हम गोइंग कंसर्न, सर ये देखिए हमारा फ्यूचर प्लान, मसले मसाइल हैं हमारे, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा प्लान भी है। क्या प्लान है? सर हमारी मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, नो प्रॉब्लम, दूसरी प्रोडक्ट पाइपलाइन, अभी देखे 2-3 महीनों में प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी, नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। मेजर डाटा था बैंकरप्ट हो गया, सर नो प्रॉब्लम, हम और डाटा सर्च कर रहे हैं। बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया, सर नो प्रॉब्लम, हम फर्दर शेयर इशू करके वहां से पैसे इकट्ठे करने का सोच रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का कोई ना कोई प्लान होगा। क्या हमें उस प्लान को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वैल्यूएट करना चाहिए प्लान फिजिबल है कि नहीं? और नॉर्मली जब वो प्लान देते हैं ना, तो अपने प्लान को जरा वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैश फ्लो फॉर कॉस्ट भी बना के देते हैं। ये कैश फ्लो फॉर कॉस्ट क्या होता है? चैप्टर 1 में पढ़ा था। फ्यूचर की कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे बजट वगैरह बनाते हैं। क्या अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बनाए हैं, हमें उनको वैल्यूएट करना चाहिए? बिल्कुल वैल्यूएट करेंगे कैश फ्लो फॉर, खास तौर पे उसमें जो डाटा यूज हुआ है और अजम्पशन वो देखेंगे सही है कि नहीं, डाटा रिलायबल है कि नहीं, अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। भी ऐसा तो नहीं पिछले सालों में हर साल सेल 10% से इंक्रीज हो रही है और कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में कह रहे हैं कि सेल्स हर साल 50% इंक्रीज होगी। और भाई कौन सी अजम्पशन है ये रीजनेबल? ये तो कोई रीजनेबल तो यह है पिछले साल में 10% इंक्रीज हुआ, अगले साल में भी 10% इंक्रीज। तो अगर कैश फ्लो फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है, हमने उसका डाटा चेक करना है रिलायबल है कि नहीं, अजम्पशन चेक करनी है रीजनेबल है कि नहीं। और फॉर कॉस्ट जो भी मैनेजमेंट ने प्लान दिया है, जो भी उसकी कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है, क्या हमें देखना चाहिए कि जो सब्सीक्वेंट इवेंट्स हैं वो इस प्लान के मुताबिक हैं कि नहीं? सब्सीक्वेंट इवेंट, भाई ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने अगर कह रहे थे कि सर हम तो शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठे करेंगे, तो अभी आपको पता है फौरी तौर पे ऑडिटर थोड़ी ऑडिट कंप्लीट कर लेता है, 2-3 महीने तो स्टे करता है क्लाइंट पे। तो देखिए इन 2-3 महीनों में मैनेजमेंट ने वाकई शेयर्स इशू किया कि नहीं किया, यहां अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, सब्सीक्वेंट इवेंट का इफेक्ट देखना। और चूंकि इसमें मैनेजमेंट का प्लान फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शामिल है, इसलिए मैनेजमेंट से कहेंगे हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दीजिए कि आप सारा एक्शन अपने प्लान के मुताबिक करेंगे। भाई कुछ बात समझ आए? yes, क्या गोइंग कंसर्न पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना अप्रोप्रिएट है? क्या गोइंग कंसर्न पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल है। तो देखें अभी तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो फिर कंफर्म करने के लिए, क्या कंफर्म करने के लिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। गोइंग कंसर्न के टॉपिक में 3 चीजें यहाँ हैं, ये 3 चीजें आपने पढ़ ली, समझ ले, सब कुछ पढ़ लिया। एक इवेंट्स या कंडीशन, दूसरा प्रोसीजर, तो तीसरा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट इम्प्लीकेशन। हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ ली। भाई बताइए अगर पूछ ले हमसे वो कौन कौन सी इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करते हैं? लॉसेस हैं, एडवर्स की रेशियोज हैं, मेजर कस्टमर जो है वो लॉस हो जाना, सप्लायर लॉस हो जाना, की मैनेजमेंट छोड़ के चले जाना, कैटास्ट्रॉफी, अनइंश्योर्ड, नेट लायबिलिटी पोजीशन, डेट का रेंज ना होना, कुछ और भी कंडीशंस हैं जो कि बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन हमने कोशिश किया जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है वो सारी निकाल के वो एग्जाम्पल सामने रखी जाए। बाकी कुछ और भी लिखी हुई हैं, वो रटे वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है हमसे, याद करने के लिए हम उनको भी याद कर लेंगे, लेकिन इनमें से एक एक को हमने समझ लिया।
प्रोसीजर, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो डाउट क्रिएट कर रही है, ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है कंफर्म करने के लिए? सबसे पहले मैनेजमेंट से कहेंगे असेसमेंट कीजिए गोइंग कंसर्न की, फिर उनका प्लान वैल्यूएट करेंगे क्या है, फिर उसके बाद कैश फ्लो फॉरकास्ट वैल्यूएट करेंगे, खासतौर पे डाटा और अजम्पशन, सब्सिक्वेंट इवेंट देखेंगे प्लान के मुताबिक है कि नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि आपने फ्यूचर में जो काम करना है, जो प्लान हमें दिया उसके मुताबिक ही करेंगे। जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, इसके बाद तीन में से कोई एक सिचुएशन पॉसिबल होगी, ये जरा गौर से सुनेगा। पहले, या तो हमें पता चलेगा हमारा मरीज बिल्कुल ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, या पता चलेगा इसकी जिंदगी के बस 2-3 महीने रह गए हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, या पता चलेगा 50-50 है, बच भी सकता है नहीं भी। घर वालों को बुला लो, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, 3 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, क्या करना है? कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं करना, हमने भी कुछ नहीं करना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मैनेजमेंट ने क्या करना है? डिस्क्लोज किसको? इस मटीरियल अनसर्टेनिटी को, कि भैया ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई है, इसकी वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा बताइए, क्या उसे ये भी बताना चाहिए इवेंट और ये भी बताना चाहिए मटीरियल अनसर्टेनिटी है, कि दोनों में से कोई एक चीज बतानी चाहिए? दोनों चीजें बतानी चाहिए। अगर ये कहेंगे कि जी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई है, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं बताएंगे, ये भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है। यूजर कहेगा अच्छा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होती रहती है, इसमें क्या मसला है? हाँ? किसी पेशेंट को भाई तुम्हें टीबी है, अच्छा ठीक है, सुना बड़ों को है, भाई तुम मर सकते हो, अच्छा क्या करूं मैं, जल्दी बताओ। भाई जब तक इफेक्ट नहीं बताएंगे उसका क्या है, कोई असर होगा? तो यूजर्स को पूरी बात बतानी है, इवेंट भी बताना है और फिर ये भी कि अनसर्टेन है। अच्छा बताइए, अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने क्या करना है? अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है, क्या मिस स्टेटमेंट है? ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? लेकिन पैराग्राफ ऐड करेगा। कौन सा पैराग्राफ? पूरा नाम, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू, क्यों? क्योंकि मटीरियल अनसर्टेनिटी है। अगर मैनेजमेंट ने इस मटीरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, नॉट डिस्क्लोज, फिर ये क्या है? फिर ये मिस स्टेटमेंट है। क्या करेगा ऑडिटर? क्वालिफाइड। अगर इफेक्ट मटीरियल है तो, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। अगर इफेक्ट भैया लेक्चर पूरा होने दीजिए, मैं आगे उसको आंसर करता हूं अभी। अगर फिर से वापस आइए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज किया तो प्लस मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट। अगर इफेक्ट मटीरियल है तो, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो, इसमें सिर्फ एक डिस्क्लोजर इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इफेक्ट में भी मटीरियल में भी परवेसिव। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अच्छा बताइए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है या नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे?
नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस के 2-3 नाम है, अल्टरनेट बेसिस, लिक्विडेशन बेसिस, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। ये क्या होती हैं? कौन सी? अल्टरनेट बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस, या तीनों? तीनों क्या होती है? तीनों होती है नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस। जब कंपनी ने 12 महीनों के अंदर अंदर बंद होना हो तो हम कहते हैं ये नॉन गोइंग कंसर्न है। जो गोइंग कंसर्न नहीं है वो क्या है? नॉन गोइंग कंसर्न। नॉन गोइंग कंसर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे, तो बताइए ठीक किया कि गलत? गलत किया, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट बताइए, मटेरियल परवेसिव के डायरेक्ट परवेसिव? डायरेक्ट परवेसिव। एडवर्स ओपिनियन आएगा, एडवर्स ओपिनियन आएगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, मिस स्टेटमेंट है, कौन सा ओपिनियन? लेकिन ऑडिटर एक पैराग्राफ ऐड करेगा, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। किस लिए? इसलिए कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है? नहीं नहीं नहीं। स्टूडेंट कहने लगा सर कंफ्यूज हो गया हूं मैं, कैसे? सर गोइंग कंसर्न का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, और गोइंग कंसर्न के टॉपिक में मटेरियल अनसर्ट गोइंग कंसर्न वाला पैरा आता है, ये बात समझ आ गई। लेकिन गोइंग कंसर्न के टॉपिक में एम्फसिस ऑफ मैटर कहां से आ गया? उधर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी बढ़ा के गए हैं, इधर आप आ क्या कह रहे हैं? एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा, इधर भी गोइंग कंसर्न आना चाहिए। भाई गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न कब आएगा? जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। यहां पे देखे 50-50 था, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, यहां पे अनसर्टेनिटी है क्या? यहां पे अनसर्टेनिटी, इधर तो पता बंदा फारिग हो गया, वो कहेगा डॉक्टर का भाई मुर्दा तैयार है आपका, बस ले जाए, इसकी आखिरी ख्वाहिशें 2-4 पूरी कर लें जो करना है आपने। भाई इधर हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इधर कन्फर्म में कंपनी डूब जाएगी, तो इधर मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैरा क्यों आएगा? वो नहीं आएगा, तो फिर एम्फसिस ऑफ मैटर क्यों आएगा? इसलिए ऑडिटर कह रहा है सर ये मेरा आखिरी सलाम है आपको, आखिरी खत, आखिरी खत नहीं आखिरी लेटर, ओ सॉरी आखिरी रिपोर्ट है। जैसे ये आज का लेक्चर हमारे सेशन का आखिरी लेक्चर नहीं है, यही एम्फसाइज करवाना था, कल का लेक्चर भी है। तो ये इसलिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आखिरी दफा बन रही हैं, ये नॉन गोइंग कंसर्न वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद ना कभी इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ना ऑडिट रिपोर्ट आएगी। यूजर को ये चीज एम्फसाइज करवाने के लिए एम्फसिस मैटर पैराग्राफ दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हैं। कुछ समझ आया? क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे ये बताइए गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। गोइंग कंसर्न के टॉपिक में 3 चीजें हैं सिर्फ, क्या? इवेंट्स या कंडीशंस, ऑडिट प्रोसीजर, इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। बताइए वो कौन कौन सी इवेंट्स या कंडीशन जो डाउट क्रिएट कर सकती हैं? लॉसेज, एडवर्स की रेशोज, लॉस ऑफ कस्टमर, मेजर प्रोडक्ट, अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर, अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कंफर्म करने के लिए? रिक्वेस्ट करेगा, असेसमेंट करो, इवेल्युएट करेगा उनका प्लान, उसकी फिजिबिलिटी, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट इवेल्युएट करेगा, खासतौर पे डाटा एब्जॉर्प्शन, सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट देखेगा क्या है, और रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेगा। अब आइए अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
अगर मटेरियल गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इधर नहीं देखना बाप ने, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। अगर इफेक्ट मटेरियल तो, अगर इफेक्ट परवेसिव तो एडवर्स। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी गोइंग कंसर्न बेसिस पे, मिस स्टेटमेंट, एडवर्स ओपिनियन, डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी अल्टरनेट बेसिस पे, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, लिक्विडेशन ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे, अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एमसीज ऑफ मैटर। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि इधर अनसर्टेनिटी नहीं है, कंफर्म है, कंपनी फारेगा। भाई यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई तो मुझे बताइए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी पता चल जाएगा कौन इंशाल्लाह पास होने वाला है और कौन, किसको मजीद मेहनत की अभी जरूरत। एग्जाम में क्वेश्चन आया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? बताइए, हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 जी बताइए। हम पहले देखेंगे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया कि नहीं। अगर डिस्क्लोज किया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट होगी। इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव हो तो एडवर्स। शाबाश। यानी बताना ये चाह रहा था कि आपने एग्जाम में दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, एक नहीं कवर करनी। उसने अगर क्वेश्चन में कहा गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ये स्पेसिफाई नहीं किया डिस्क्लोज या नॉट डिस्क्लोज, हमने दोनों सिचुएशन कवर करनी है। जैसे याद है कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होता है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाले जिन स्टूडेंट ने कल का लेक्चर अटेंड किया था, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ये नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि नहीं हुई, तो क्या करना है? दोनों को कवर करना है। और अगर उसने कहा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है, तो फिर हमने क्या कवर करना है? दोनों। यानी अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करे तो क्या करना है, और अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड ना करे तो क्या करना है। उसी तरह ये कंसेप्ट है, हमने देखना है अगर क्वेश्चन में हमें कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। ऑडिट का रूल याद है ना, जब हमें उसने इंफॉर्मेशन जरूरी है नहीं दी, ऑल पॉसिबल सिचुएशन को कवर करते हैं। अब ये तो हो गया गोइंग कंसर्न। एंड पे ड्राफ्टिंग, आई कैप का जो रिसेंट ट्रेंड है टेस्टिंग का, वो हमें ये बता रहा है कि आई कैप कोई ना कोई मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करवाएगा, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट हो सकता है। हमें कहे इस सिचुएशन में बताओ एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करोगे, तो हमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ याद होना चाहिए। या मैं भी कहे तुम छोड़ो एमसीक्यू मैटर, मैं ड्राफ्ट करता हूं, तुम गलतियां निकालो, तो उसके लिए भी हमें याद होना चाहिए। हो सकता है हमें कहे इस सिचुएशन में अदर मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दिखाओ, हो सकता है नहीं तुम छोड़ो मैं अगर तुम गलतियां निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए भी हमें अदर मैटर पैराग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है, उसमें हो सकता है उसने डेट मेंशन ना की हो। अदर मैटर पैराग्राफ पता है पिछले साल गार्ड किसी और ने किया था, क्या ओपिनियन दिया, क्या डेट। तो बताइए क्या हमसे वो क्वेश्चन यहां जब पूछेगा गोइंग कंसर्न में से, या तो क्वेश्चन रटे वाला होगा या केस स्टडी।
रटे वाला क्वेश्चन होगा। अब सुनिए, कंक्लूजन कर रहा हूं इस टॉपिक का, एग्जाम में कैसे टेस्टिंग कर रहा है वो कर सकता है वो बता रहा हूं। या तो रटे वाला क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछेगा बताओ कौन से इवेंट्स या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करते हैं, या बताओ आइटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंफर्म करने के लिए गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है कि नहीं, या कहेगा बताओ गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, या है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। ये तो हो गए सीधे सीधे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। केस स्टडी सेट करेगा तो क्या कहेगा, हमें कोई केस दे के कहेगा किसी क्लाइंट के बारे में बताओ इसमें से कौन कौन से ऐसे इवेंट्स या कंडीशन है जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं गोइंग कंसर्न में। ये वाले इवेंट्स या कंडीशन केस स्टडी में आ रहे होंगे उस क्लाइंट में। वो कह रहा होगा बंदे कंपनी को छोड़ कर जा रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग, बैंकर्स ने लोन देने से इनकार कर दिया है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है, केसेस कंपनी के खिलाफ फाइल, इस तरह की चीजें वो क्वेश्चन में उसने मेंशन की होगी। या हमें कह सकता है कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा ड्राफ्ट करके बताओ, ड्राफ्ट कर, या कहेगा नहीं नहीं तुम नहीं मैं ड्राफ्ट करता हूं तुम गलतियां निकालो। तो उसके लिए इसका मतलब हमें कम से कम एक एग्जाम्पल याद करनी पड़ेगी ड्राफ्टिंग की, गोइंग कंसर्न की एक एग्जाम्पल याद करेंगे। अब यहां पे गुड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में एग्जाम्पल याद की हुई है एक, और बैड न्यूज उनके लिए जिन्होंने एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की एग्जाम्पल याद नहीं की। गुड न्यूज क्या कि गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी एम्फसिस ऑफ मैटर की, उसमें भी 3 चीजें देते थे, इधर भी 3 चीजें। कौन कौन सी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें, state clearly the matter being emphasized, reference to notes to the accounts, और statement our opinion is not modified in respect of this matter। वही सारी चीजें गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में भी आएंगे। कुछ समझ आया। अब आपने रीडिंग असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, 5 मिनट की ब्रेक है। आपने इस ब्रेक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं इन समेत रीड करना है और वैल्यूएट करना है आंसर कर सकते हैं कि नहीं। अगर आंसर नहीं कर सकते तो फिर आपने पूछना है। क्लियर होगी ये बात। चलिए आपका रीडिंग टाइम शुरू होता है अब। रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कह रहा है दिस पैराग्राफ इज प्रेजेंटेड एज ए सेपरेट सेक्शन। कह रहा है ये सेपरेट सेक्शन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है पैराग्राफ, ठीक है, यानी अलग से हेडिंग दी जाएगी इसकी। बिफोर की एडेड मैटर सेक्शन से पहले, क्योंकि इसे की एडेड मैटर से ज्यादा अहम समझा जाता है। कह रहा है इन दिस पैराग्राफ आइटर शैल स्टेट, इस पैराग्राफ में आइटर 3 चीजें बताएगा। पहली, इवेंट आर कंडीशन इंडिकेटिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न एबिलिटी। वो इवेंट या कंडीशन बताएगा जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या कोई मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है, कंपनी के खिलाफ कोई गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दिया कंपनी का, ठीक है, जो भी इशू है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी है उनमें से कोई भी एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है रेफरेंस टू द नोट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच फुली डिस्क्राइब द मैटर। चूंकि ये मैटर नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज हुआ होगा तो आइटर ने रेफरेंस देना है कि कहां पे ये मैटर डिस्क्लोज हुआ होगा, डिटेल नोट्स टू द अकाउंट्स का, ठीक। मेरे भाई अगर डिस्क्लोज नहीं हुआ, ये भाई बताए अगर डिस्क्लोज नहीं हुआ तो क्या हो, तो भाई ये फिर मिस स्टेटमेंट होगी ना, फिर तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला पैरा आएगा ही नहीं, बल्कि कौन सा पैराग्राफ आएगा, क्वालिफाइड या एडवर्स, ठीक है, फिर तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा, फिर ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला पैरा थोड़ी आएगा। इसके बाद कह रहा है डेट ऑडिटर्स, फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या लिखेगा, डेट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, कि वो लिखेगा कि ऑडिटर का ओपिनियन इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड नहीं है,
अच्छा, इस लाइन में इसका जोर मॉडिफाइड पे नहीं है, दिस मैटर पे है। यानी जो कह रहे हैं आइटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, यानी कह रहे हैं इस मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा, लेकिन किसी और मैटर की वजह से हो सकता है हो रहा हो, इस मैटर की वजह से नहीं हो रहा। क्लियर हो गए? इसके बाद फिर आगे एग्जांपल्स कह रहा है। अब मुझे जरा रिकॉल करके बताएं, क्या एम्फसिस और मेटा पैराग्राफ में भी यही तीनों चीजें नहीं होती थी? उसमें भी यही तीनों चीजें थी। ठीक है, अब जरा आपने ये एग्जाम्पल ऑफ ड्राफ्ट पढ़ लिया, समझ आ गई? यही तीनों चीजें जो ऊपर बता रहा है आपको नीचे नजर आ रही है। तो जरा मुझे देखिए बगैर बताइए किस इश्यू के ऊपर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम्पल में? जी एक मिनट हरे भैया जी। लॉस है और फिर लायबिलिटी एक्सीड कर रही है एसेट से। हाँ जी, क्या ये दोनों हमने एग्जांपल्स में पढ़ी है सिचुएशन? ठीक, क्या हमें ड्राफ्ट, ये एग्जांपल जो ड्राफ्ट किया इसको याद कर लेना चाहिए? बिल्कुल, एग्जांपल याद रखिए, एग्जामिनर ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हमें जो जो भी हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसकी एक एक एग्जांपल जरूर याद कर लेनी है हमने। जी और कोई क्वेश्चन? जो मॉडिफाइड रिपोर्ट है उसके दो बड़े हिस्से जो आपने बताए हैं, एक तो मतलब कि ओपिनियन मॉडिफाइड होगा, दूसरा अदर मॉडिफिकेशन। ओपिनियन मॉडिफाइड होने की समझ आती है कि मिसस्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। फिर अदर मैटर पैराग्राफ की वजह से मतलब क्यों रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है? क्योंकि हम इसमें लिखते भी हैं कि हम आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। देखिए, अदर मॉडिफिकेशन की वजह से रिपोर्ट क्यों मॉडिफाई होती है, देखिए स्टैंडर्ड ने हमें क्या दिया। एक होती है अनमोडिफाइड रिपोर्ट, हमने चैप्टर 4 में रिपोर्ट पढ़ी वो कौन सी थी? अनमोडिफाइड। उसमें क्या मॉडिफाइड ओपिनियन था? एमसीओ मैटर, अदर मैटर भी नहीं। तो इसका मतलब है ऐसी रिपोर्ट जिसमें ना ओपिनियन मॉडिफाई होगा ना ही अदर मॉडिफिकेशन होगी, उसको कहेंगे अनमोडिफाइड रिपोर्ट। और ऐसी रिपोर्ट जिसमें या तो ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए, या और का वर्ड यूज कर रहा हूं, और नहीं, या ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए या अदर मॉडिफिकेशन हो, या चाहे दोनों हो जाए, वो मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट में जब हमसे पूछ रहा होता है कि रिपोर्ट पे इफेक्ट बताओ इस सिचुएशन का, तो आपने ये नहीं बताना होता है रिपोर्ट मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड है, आपने उसका डिटेल इफेक्ट बताना होता है। ओपिनियन मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड है, एमसीक्यू मैटर आएगा कि नहीं, अदर मैटर आएगा कि नहीं, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जब हमने एग्जाम में वो हमसे पूछता है कि इस सिचुएशन का इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, हमने ये नहीं बताना होता रिपोर्ट मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड है, ये नहीं बताना। तो फिर क्या बताना है? ओपिनियन या अदर मॉडिफिकेशन में से कह रहा है वो बता रहा। ठीक है, ये नहीं लिख देंगे रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी बस खत्म कहानी। वो कहेगा भाई मुझे बताओ आगे फर्दर किस वजह से मॉडिफिकेशन हो रही है, ओपिनियन है, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर। क्लियर हुई बात? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर का पार्ट सी, जो कि रिलेट कर रहा है की ऑडिट मैटर से। की ऑडिट मैटर में पहले सुन लीजिए इसके कंसेप्ट। मुझे ये बताइए, क्या आपके घर वालों को इस चीज से गर्ज है कि आपने डेली कितने आवर स्टडी किया, आपने ऑडिट कितने घंटे पढ़ा रोज, आपने कितनी केस स्टडीज की, आपकी अटेंडेंस क्या थी कॉलेज में, टेस्ट दिए नहीं दिए, पास हुए नहीं हुए? घर वालों को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। घर वालों को किससे कंसर्न होता है? आई कैप का रिजल्ट क्या है, पास है कि फेल। हालांकि असूली तौर पे हमारे घर वालों को हमारी एफर्ट्स भी देखनी चाहिए। देखिए मैं तो इस प्रोफेशन का, आप भी इस प्रोफेशन के बंदे हैं, आपको अंदाजा है कि बीए में ये असूल ठीक होता है कि अगर पढ़ा तो पास, नहीं पढ़ा तो फेल। लेकिन सीए में ये असूल हर केस में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिनमें पढ़े तो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि पढ़े
तो पास फिर भी नहीं हो पाते। लेकिन घर वालों को इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है, घर वालों को, वो इस फील्ड से नहीं गुजरे हुए, उनके पास सिंपल कंसेप्ट है, हाँ भी फेल हो गया इसका मतलब नहीं पढ़ा होगा, एफर्ट होना चाहिए ना, एफर्ट से करते। यही मसला ऑडिटर के साथ था। आज से कोई 3-4 साल पहले तक ऑडिटर रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया करते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं। शेयर होल्डर को गर्ज भी इसी से होती थी, वो कहते थे भाई हमें इस चीज से गर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं, सही है कि गलत नहीं। उसको चेक करने के लिए ऑडिटर ने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन इस अप्रोच से वो ऑडिटर के जो एफर्ट्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो गए। कल के ऑडिटर करता क्या, लाखों रुपया हमसे फीस ले लेता है और फिर एक सफा दे देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, कुछ भी नहीं करता ये। तो आईफैक ने सोचा नहीं नहीं, ये तो हमारे ऑडिटिंग प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो हिस्ट्री में पहली दफा उन्होंने कहा कि अब ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उनका भी जिक्र रिपोर्ट में करेगा। ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उनका भी जिक्र रिपोर्ट में करेगा, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऑडिटर फारिग बैठ के, वेला बैठ के रिपोर्ट साइन नहीं कर देता, वो बड़ा काम करता है। अब अगला क्वेश्चन ये था, क्या ऑडिटर को अपना हर प्रोसीजर जो वो परफॉर्म करता है उसका जिक्र रिपोर्ट में कर देना चाहिए? इसका जवाब था नहीं, डेफिनेटली। क्यों नहीं? क्योंकि इस तरह तो रिपोर्ट जो है वो 50, 60, 100, 200 सफा में चली जाए। तो आईफैक ने कहा ऑडिटर अपने प्रोसीजर का जिक्र जरूर करेगा, लेकिन हर मैटर, हर एरिया में जो प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं वो नहीं बताएगा। सिर्फ वो वाले प्रोसीजर बताएगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर से रिलेट करते हैं। और उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा एक सेक्शन अलहदा से एलोकेट कर दिया। उस सेक्शन का नाम रखा गया की ऑडिट मैटर सेक्शन। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट का वाहिद पोर्शन है, सेक्शन है, जिसमें ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसका जिक्र करता है। वरना रिपोर्ट के किसी और सेक्शन में ऑडिटर के प्रोसीजर नहीं आते हैं। आप सारे सेक्शन रिपोर्ट जाके चाहे घर एक दफा फिर जाके पढ़ लें, आपको की ऑडिट मैटर के अलावा और किसी सेक्शन में ऑडिट प्रोसीजर का जिक्र नहीं नजर आएगा। क्या ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया और ये किया। जो डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं वो किस जगह पे आते हैं? सिर्फ की ऑडिट मैटर। तो ये है की ऑडिट मैटर सेक्शन की स्टोरी। अब जरा इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो कहता है जो की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा रिपोर्ट में, ये क्या हर क्लाइंट की रिपोर्ट में आएगा? उन्होंने कहा नहीं, हर क्लाइंट की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। लिस्टेड कंपनीज की रिपोर्ट में तो रिक्वायर्ड है, लाजमी आएगा। लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन लाजमी आएगा, एक्सेप्ट इन डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर के अलावा। इसका क्या मतलब कि अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा, वरना लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर लाजमी आएगा। और अनलिस्टेड के केस में उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ऑडिटर की ऑप्शन पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में भी आ सकता है। जैसे कौन सी अनलिस्टेड कंपनी? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कौन सी कंपनी को कहते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? जिसमें जानी आम आवाम का, पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। जैसे बैंक्स, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ये नॉर्मली पब्लिक से डील कर रहे होते हैं। चले यार ये तो लिस्टेड कंपनी होती है पाकिस्तान में, तो इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आप समझ सकते, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना चाहे तो कर सकता है। लिस्टेड कंपनी में रिक्वायर्ड है, एक्सेप्ट इन डिस्क्लेमर। अनलिस्टेड में ऑडिटर की ऑप्शन, अगर चाहे तो की ऑडिट मैटर इंक्लूड, फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में। अब एक है की ऑडिट मैटर सेक्शन।
एक लफ्ज है की ऑर्डर्ड मैटर। की ऑर्डर्ड मैटर क्या है? वो सिग्निफिकेंट मैटर, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया जिसका जिक्र होगा। और की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन क्या है? वो पैराग्राफ जिसके अंदर जिक्र होगा। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन एक पैराग्राफ रिपोर्ट में। की ऑर्डर्ड मैटर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कहता है की ऑर्डर्ड मैटर। जरा सुने की ऑर्डर्ड मैटर क्या होता है। की ऑर्डर्ड मैटर यानी की ऑर्डर्ड मैटर क्या है? वो एरिया, वो मसला, वो इशू जिसका हम रिपोर्ट में जिक्र करेंगे और फिर बताएंगे हमने इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। क्या हम अपनी रिपोर्ट में हर एरिया के बारे में बताते हैं कि हमने इस एरिया में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, इस एरिया में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए? किन एरियाज के बारे में बताते हैं? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होता है उसे कहते हैं की ऑर्डर्ड मैटर। की ऑर्डर्ड मैटर एक ऑर्डर में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो करंट प्रैक्टिस है वो 2, 3, 4 की ऑर्डर्ड मैटर, ऑन एवरेज 3 की ऑर्डर्ड मैटर्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले जो होंगे। अब हमें की ऑर्डर्ड मैटर समझा रहा है। की ऑर्डर्ड मैटर क्या होता है? कहता है की ऑर्डर्ड मैटर है मोस्ट सिग्निफिकेंट, नहीं कहा, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर। कहां से? करंट ऑडिट से, जो हमारे सामने आया, जो प्रीवियस ऑडिट के लिए प्रीवियस ईयर में मोस्ट सिग्निफिकेंट था, वो प्रीवियस ईयर का तो शायद की ऑर्डर्ड मैटर हो, इस साल का नहीं है। जो हमें नजर आ रहा है आने वाले सालों में मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, वो आने वाले सालों का की ऑर्डर्ड मैटर तो हो सकता है, करंट का नहीं। करंट वाला कौन सा होगा? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इस साल की ऑडिट के लिए। और सेलेक्ट किया जाता है इसे कहां से? फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दो शाब्दिक गवर्नेंस। उन मैटर से जो कि दो शाब्दिक गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए जाते हैं। जरा सोचिए, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? क्या आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि उसने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देनी है? क्या है? क्या उसने सिग्निफिकेंट मैटर्स भी कम्युनिकेट करने होते हैं डायरेक्टर्स को? तो बताइए, अगर उसने डायरेक्टर को सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, जैसे वो चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा था, वो क्या था? स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिकेट करता है ना? तो जो मैटर्स कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर डायरेक्टर्स को, सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो बताइए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट में नहीं है क्या? तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं हमने, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे उन्हीं में से उठाएंगे ना, जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए। यही बात हमें बता रहा है। हालांकि बताने की उसे जरूरत नहीं थी, हमें पहले से पता था कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट भी है, और जो सिग्निफिकेंट है वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट वही मैटर्स में से उठाए जाएंगे जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। अगली बात उसने यही बताई हमें। तो की ऑडिट मैटर समझ आ गया आपको? डेफिनेशन क्या है? चलिए आगे चलते। अब गोइंग कंसर्न वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने 3 चीजें बड़ी पढ़ी है। 3 कंसेप्ट अगर किसी को पता है तो उसे गोइंग कंसर्न की हर चीज पता है। एवर्स या कंडीशन, प्रोसीजर, इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर के हवाले से डेफिनेशन के अलावा 2 चीजें जो अगर आपको पता है तो आपको की ऑडिट मैटर की हर चीज पता है। वो क्या है? पहली चीज, हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं? हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर। दूसरी चीज, हाउ टू रिपोर्ट की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट में कैसे लिखना है? हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर, हाउ टू रिपोर्ट की ऑडिट मैटर। हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर में सुन लें कैसे। भाई डायरेक्टर्स को हमने 15 मैटर्स कम्युनिकेट किए जो सिग्निफिकेंट थे। हमें कैसे पता चलेगा इन 15 मैटर्स में से कौन से वाले 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट है? वो कहते हैं ये फैक्टर्स देखो। कौन से फैक्टर? देखो जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है,
जिसमें जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हैं, जो कि सिग्निफिकेंट इवेंट अकर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, सिग्निफिकेंट इवेंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, कंप्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, ऐसे एरिया जिनमें कंप्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ऐसे एरिया जिनमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल को यूज किया गया है, एक्सपर्ट वाला, उनमें की मैटर आएगा। बताइए, फिर से बताइए, हमने डायरेक्टर्स को 15 सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट किए, हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन से वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट है? जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, जिनमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, अनसर्टेनिटी है, एस्टिमेट्स है, कम्प्लेक्सिटीज है, जजमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल को यूज किया गया है। इनमें से कोई एक चीज भी अगर आपको लग रहा है कि यस, तो वो की मैटर, जैसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द पीरियड, आपको पता चला ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या की मैटर हो सकती हैं? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हो सकते हैं। हमने इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट को एंगेज किया, की मैटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में एस्टिमेट्स, जजमेंट्स इन्वॉल्व थे, कंप्लेक्सिटी। ड्यूरिंग द रिवैल्यूएशन हुए, इंपेयरमेंट हुए, क्या वो उनमें रिस्क है? उनमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, एस्टिमेट्स है, कंप्लेक्सिटी है? बिल्कुल है। तो ये फैक्टर्स को सामने रख के हमने डिसाइड करना क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट की मैटर है कि नहीं। अब बताइए, अगर हमसे केस स्टडी में वो पूछे कि बताओ इन सिचुएशन में की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं, तो आप ये फैक्टर्स को देख के, डेफिनेशन को सामने रख के, फैक्टर्स को देख के अंदाजा लगा लेंगे, या कि आपको लिस्ट दे दी जाए? भाई लिस्ट दे दी जाए कि आपकी जजमेंट में छोड़ दिया जाए? अच्छा, ये जजमेंट लिस्ट भी दे दी जाए और ये भी, शाबाश। यानी आप चाह रहे हैं वैसा ही हो जैसा हमने चैप्टर 4 में किया था। आपको यह भी बता दिया था कि मॉडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा, जब मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेड केस हो। फिर आपको मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दे दी गई थी, स्कोप लिमिटेशन की भी लिस्ट दे दी गई थी, ताकि अगर एग्जाम में उनमें से केस बने फौरन आपको पता चल जाए। तो क्या लिस्ट देने से केस स्टडी सॉल्व करते हुए हेल्प मिली? अच्छा, आप चाहते हैं जो एमसीक्यू मैटर में किया था, यानी वहां पे पहले डेफिनेशन समझाई थी, फिर उसके बाद आपको लिस्ट भी दे दी थी, ताकि केस स्टडी में इनमें से कोई भी एग्जांपल आए फौरन आपके समझ में आ जाए, इसमें तो एमसीक्यू मैटर आता है। भाई लिस्ट देने से केस स्टडी में हेल्प हुई थी कि नहीं? अदर मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन भी सीखी थी, उसके बाद उसकी लिस्ट भी सीखे थे। जैसे ही लिस्ट में से कोई पॉइंट आता था फौरन हमारा, भाई ये तो उस लिस्ट में पढ़ा तूने, हम कहते थे इसमें अदर मैटर आएगा। उसी तरह आप चाह रहे हैं कि की ऑडिट मैटर की भी लिस्ट आ जाए, चलें आ जाए फिर की ऑडिट मैटर के लिए। अच्छा, मुझे याद आया, ये तो लेक्चर के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताता रहा हूं, तो जरा बताइए वो किस जगह पे लिखा है आपने, जरा टिक करवाए, ताकि जो एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं वो तो ना हम करवाएं। चेंज इन गवर्निंग पॉलिसी, अच्छा, रीवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, रीवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट पे की ऑडिट मैटर आएगा? हाथ उठाना है। 10 में से 6 प्रॉपर्टीज की रीवैल्यूएशन क्लाइंट ने की है, की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं? जी मेरे नहीं आएगा, शाबाश, की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भाई ये मिस स्टेटमेंट है, ये उधर मिस स्टेटमेंट मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, की ऑडिट मैटर में थोड़ा ही आएगा। शाबाश, भाई तक पहुंचाए, ठीक है। हाँ, अगर 10 की 10 प्रॉपर्टी रिवैल्यू कर दी फिर की ऑडिट मैटर आएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आज से 2 साल, तकरीबन 2 साल पहले आज
आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में तकरीबन हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में एक की ऑडिट मैटर आया था। वो कौन सा था? 1 2 3 4। जी मेरे भाई, कंपनीज एक्ट है। शाबाश, कंपनीज एक्ट आया था। और कंपनीज एक्ट चूंकि हमारे फ्रेमवर्क में शामिल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए उसको यूज करते हैं, तो चूंकि चेंज इन फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क चेंज हुआ, तो पाकिस्तान में तकरीबन हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ये की ऑडिट मैटर के तौर पे आया था। शाबाश, भाई तक पहुंचाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई फ्रेमवर्क या पॉलिसी चेंज होगी तो वो की ऑडिट मैटर में आएगा। फ्रेमवर्क या पॉलिसी चेंज होगी तो वो की ऑडिट मैटर। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्विजिशन, डिस्पोजल, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस को एक्वायर किया है या किसी सब्सिडरी को बेच दिया है, बताइए छोटा मोटा इशू है क्या? आपको पता चले क्वेश्चन में कहे ड्यूरिंग आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है और उस पर गुडविल भी रिकॉग्नाइज की है, भाई की ऑडिट मैटर है कि नहीं? तो बताइए फिर से, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी को एक्वायर किया और उसको वो सब्सिडरी बन गई हमारी और उसको कंसोलिडेट नहीं किया, की ऑडिट मैटर है कि नहीं? की ऑडिट मैटर नहीं है। कंसोलिडेट नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। हाँ, अगर एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और सही कंसोलिडेट कर लिया, वो फिर की ऑडिट मैटर है। डेफर्ड टैक्स, पेंशन, ग्रेचुटी। डेफर्ड टैक्स मुझे बताइए, डेफर्ड टैक्स क्या आसान है? क्या पेंशन लायबिलिटी जो है उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है? एस्टिमेट जजमेंट्स हैं, ग्रेचुटी जो कंपनीज पे कर रही हैं, की ऑडिट मैटर आएगा। यूज ऑफ एक्सपर्ट, ऐसे एरिया जिनमें एक्सपर्ट को, कंपोनेंट ऑडिटर को यूज किया जाए, क्या की ऑडिट मैटर आएगा? क्लियर हुई बात? अब सुनिए, ये थे फैक्टर्स की ऑडिट मैटर डिसाइड करने के लिए। ये है एग्जाम्पल जो केस स्टडी में हमसे पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये पत्थर पे लकीर नहीं है एग्जाम्पल, प्लस माइनस पॉसिबल है। प्लस माइनस यानी अगर तो केस स्टडी में हमसे पूछता है इनमें से कोई भी सिचुएशन है, हम कहेंगे कि ऑडिट मैटर है। लेकिन फर्ज कीजिए लहदा से उसने सवाल बना लिया, सुनिएगा जरा क्वेश्चन। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई, इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, बताइए की ऑडिट मैटर है? नहीं है। उसने कहा कि जो एक्विजिशन की हमने लेकिन वो अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है, की ऑडिट मैटर आएगा? नहीं आएगा। उसने कहा कि डेटर्स हैं सिग्निफिकेंट, उन पे प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रही है, इसलिए हमने इसकी एस्टिमेशन में किसी एक्सपर्ट को भी यूज किया। कोई जैसे बैंक का केस होता है, उसमें आपको पता है बैंक वाले केस में प्रोविजन उनका सबसे बड़ा जो एरिया होता है वही डेट रिसीवेबल्स का होता है, और प्रोविजन उनके इनकम स्टेटमेंट प्रोबेबली मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इस सिचुएशन में बताइए आएगा कि नहीं की ऑडिट मैटर? अब सुनिए आई कैप का क्वेश्चन। उसने कहा रेवेन्यू है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, बताइए की ऑडिट मैटर बन सकता है? स्टूडेंट ने कहा नहीं, से तो सर ने एग्जाम्पल में लिखा ही नहीं था और नहीं बन सकता। भाई निशानियां पूरी करवा रहा है, पत्थर पे लिखी थोड़ी है एग्जाम्पल, निशानियां प्लस माइनस पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एरिया इनसिग्निफिकेंट है की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, अगर इनके अलावा कोई और कह दे सिग्निफिकेंट है मोस्ट, तो उसमें आएगा उसमें निशानियां पूरी करा रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, करंट ऑडिट से रिलेट कर रहा है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है, बाकी रह क्या गया? तो ये बात समझ आ गई आपको? तो अब हमें समझ लग गई कि हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर। फैक्टर्स भी, एग्जाम्पल भी। फैक्टर किस लिए? रटे वाले क्वेश्चन के लिए अगर पूछे तो। एग्जाम्पल किस लिए? केस स्टडी के लिए। आगे चलें। की ऑडिट मैटर हमने क्या दो चीजें सीखनी थी? हाउ टू डिटरमिन
भाई हमने डिसाइड कर लिया ये 15 में से ये 2 मैटर की ऑर्डर मैटर है, ये 2। अब क्या करना है, रिपोर्ट में कैसे लिखना है सुन लें। सबसे पहले रिपोर्ट में मेन हेडिंग देंगे। मेन हेडिंग क्या होगी, की ऑर्डर्ड मैटर, बढ़िया नहीं, की ऑर्डर्ड मैटर। उसके बाद सब हेडिंग, क्या एक की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में एक से ज्यादा की ऑर्डर्ड मैटर आ सकते हैं? एक आ सकता है, 0 आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। अभी पहले तो ये समझ लें कि 3 और 2 की क्या कहानी है। एक की, अगर हमने 3 की ऑर्डर्ड मैटर प्रेजेंट करने हैं, ऊपर मेन हेडिंग देके की ऑर्डर्ड मैटर, नीचे लिखेंगे पहला की ऑर्डर्ड मैटर कौन सा, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर दूसरा मैटर, दूसरी हेडिंग देंगे कौन सी, डेफर्ड टैक्स, उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर तीसरी हेडिंग देंगे कौन सी, चेंज इन फ्रेमवर्क, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, उसको डिस्क्राइब कर देंगे। यानी पहले मेन हेडिंग की ऑर्डर्ड मैटर की, फिर उसके बाद सब हेडिंग। मेन हेडिंग सब हेडिंग में फर्क क्या है कि मेन हेडिंग की ऑर्डर मैटर लिखा होगा, सब हेडिंग में वो एरिया की एग्जांपल लिखी होगी जिसमें की ऑर्डर, वो इनमें से कोई ना कोई एरिया होगा या कोई दूसरा भी हो सकता है। एग्जाम में प्रोबेबली वो इन्हीं एरिया में से एग्जांपल पूछेगा, लेकिन कोई दूसरी भी हो सकती है। हेडिंग दे दी, इसके बाद क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट लिख दिया। इसके बाद इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, इसका एक तरीका है आसान, कि मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊं कि की ऑडिट मैटर में क्या आएगा। एक तरीका है मुश्किल, कि मुश्किल तरीके से सिखाओ की ऑडिट मैटर में क्या कुछ आएगा। मुश्किल से सीखें, नहीं मुश्किल से सीखें। की ऑडिट मैटर में 3 चीजें आएंगी। की ऑडिट मैटर में कितनी चीजें आएंगी, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ। जो तो व्हाट, व्हाई, हाउ कह रहे थे उनको कुछ नहीं मिलना, ये जो हाउ हाउ कह रहा था इसको जरा इनाम दो। ये हाफिज तकासिर के साथ बैठा है जी भाई। 3 वर्ड का मतलब क्या है, अच्छा पहली दफा किसी को इनाम लेते हुए खुशी नहीं हो रही, कंसर्ट पढ़ा रहा हूं, अपने शौक पूरे कर रहा। वर्ड, अच्छा वर्ड में क्या लिखते हैं भाई, किस मैटर को हम की ऑर्डर मैटर कह रहे हैं। हम कहेंगे वी कंसिडर फिक्स एसेट्स टू बी ए की ऑर्डर्ड मैटर, और साथ में रेफरेंस दे देंगे कि फिक्स एसेट्स की डिटेल किस नोट्स में है। वी कंसिडर डेफर्ड टैक्स टू बी ए की ऑर्डर्ड मैटर, वी कंसिडर रीवैल्यूएशन तो हो गई, अगली एग्जांपल, वी कंसिडर डाटा इन्वेंट्री टू बी ए की ऑर्डर्ड मैटर। वर्ड में हो गया कि एरिया बताओ, वर्ड में इनमें से कोई ना कोई भी केस आ सकता है, और भी आ सकते हैं, लेकिन ये कि वी कंसीडर चेंज इन कंपनीज एक्ट टू बी ए की ऑर्डर मैटर, वी कंसीडर पेंशन लायबिलिटी टू बी की ऑर्डर मैटर। बट इसमें रेफरेंस भी लिख देते हैं कि नोट्स और अकाउंट्स का रेफरेंस है। वाई, क्यों कंसीडर किया, हाँ, we consider revaluation of fixed assets as key audit matter because we engaged a specialist to perform procedure, या because it involves a significant risk, because there were significant judgments and estimates involved in this area। why में इनमें से कोई भी एक फैक्टर लिख दे, आपका हक अदा हो गया। व्हाट का मतलब क्या है, कौन सा एरिया की ऑडिट मैटर, वो प्रोबेबली इनमें से कोई एक एरिया होगा।
वाई का मतलब क्या है, क्यों आपने डिसाइड किया कि ऑर्डर मैटर है? वो फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर जो आपको लग रहा हो कि फिट होता है फिट कर दें, नहीं तो रैंडमली फिट कर दे कोई भी, लेकिन कम से कम एक जरूर फिट करना है। हाउ का मतलब क्या है, आपने कैसे इसको एड्रेस किया, कैसे इसको एड्रेस किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, ठीक है, इसको एड्रेस करने के लिए वो प्रोसीजर बताते हैं की ऑर्डर मैटर में, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है यहां प्रोसीजर बता दो, या उनका आउटकम बता दो, या ऑब्जर्वेशन बता दो। प्रोसीजर बता दो, आउटकम बता दो, या ऑब्जर्वेशन बता दो। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है, प्रोसीजर बताए जा रहे हैं, प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर ज्यादा बेहतर है। तो आपने आउटकम या ऑब्जर्वेशन को याद कर लेना है, लेकिन ये नहीं कहना सर वो जो आपने एग्जाम्पल दिया है उसमें प्रोसीजर तो है, आउटकम या ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो हमारे पास तीनों में से कोई भी ऑप्शन है, तो जो पाकिस्तान में चलती है वो बताते हैं हम। क्लियर हो गया? की ऑर्डर मैटर सेक्शन, उसके अंदर 1 2 3 जितने भी की ऑर्डर मैटर्स है वो आएंगे। हर की ऑर्डर मैटर में 3 चीजें बतानी है, वाई, वाई, हाउ। तीनों का मतलब समझ आ गया? ये तो था मुश्किल तरीका। अब एक आसान तरीका भी है की ऑर्डर मैटर को बताने कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। आपने खुद ही कहा था मुश्किल बताया, मैंने कहा मुश्किल समझ, उस्ताद के पास तो दोनों चीजें होती हैं ना। आप मुझे अच्छा, वैसे ना मैं बता, इसमें कोई हंसने की बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, पर वैसे बैठे फारग बैठे हुए हंस लिया है। तो मुश्किल तरीके से भी अब आसान तरीके से सुने भाई, की ऑर्डर मैटर को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा रिपोर्ट में। आसान तरीका वैसे ही जैसे चैप्टर 10 में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन प्रेजेंट करते थे। याद है जब वो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में कहता था रिस्क आइडेंटिफाई करो, प्रोसीजर भी बताओ। हम पहले हेडिंग होता था आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिस्क एंड आल्सो स्टेट प्रोसीजर। आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, प्रोसीजर, दरमियान में लाइन लगाते थे, याद है? लेफ्ट साइड पे रिस्क आता था, राइट साइड पे प्रोसीजर। लेफ्ट साइड पे रिस्क में पहले हेडिंग देते थे, किसमें है? वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स में। क्यों? डिस्प्यूट है। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स ये क्या है? व्हाट, किसमें रिस्क है? क्यों रिस्क है? क्यों? डिस्प्यूट है डेटर के साथ, इसलिए। एड्रेस क्या? कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, ये रेंट के बाद रिसीट्स देखी, कैश आया कि नहीं आया, एजिंग देखी। प्रोसीजर याद है? केस स्टडी कोई नहीं याद इसको? रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में वो हमारे से पूछ सकता है कि बताओ रिस्क क्या है और प्रोसीजर बताओ कैसे एड्रेस करोगे। नहीं की हमने, की थी ना, कैसे प्रैक्टिस किया था ना। वो रिस्क आइडेंटिफाई करके प्रोसीजर बताते थे। कहां था? मैं ढूंढ के दिखाए, भाई को बताए पेज नंबर कौन सा, वो पेज बताएं। हाँ, चैप्टर 10 और 12 का मिला के पूछता है, शाबाश, 10 और 12 का। तो जरा देखिए, उसी तरह का नहीं है यहाँ पे फॉर्मेट। पेज 213 पे आए, पेज 213 पे आए, देखे वही नहीं है, उसी तरह का फॉर्मेट नहीं है जो रिस्क असेसमेंट में यूज किया था, वही है। इसका मतलब ये हुआ जिसने चैप्टर 10 में रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की प्रोसीजर के साथ, उसे की ऑडिट मैटर में मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना। देखिए कुछ चीजें होती हैं सिर्फ एक दफा उनको देख लेना, पढ़ लेना काफी होता है। अगर आज के लेक्चर से पहले आईकैप कहता ना भाई ये इशू है की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करो, आपने कहा था हमारी जाने बुला की ऑडिट मैटर क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया भाई ये वैसे ही ड्राफ्ट करते हैं जैसे चैप्टर 10 रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन है। 3 चीजें आपने, 2 लेफ्ट में लिखनी है, व्हाट और व्हाई, हाउ, प्रोसीजर राइट पे लिखने हैं। ये की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट हो गया। क्या एग्जाम में हमसे की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग पूछ सकता है?
फिर बता रहा हूं, याद रखे रिसेंट ट्रेंड एग्जामिनर का है कि वो मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करवा रहा है, तो हमने मॉडिफिकेशन की हर एक मॉडिफिकेशन की एग्जांपल होनी चाहिए। आपको एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल कम से कम एक याद हो, अदर मैटर की कम से कम एक एग्जांपल याद हो, गोइंग कंसर्न की कम से कम एक एग्जांपल याद हो, की ऑडिट मैटर की कम से कम एक एग्जांपल याद हो। बाकी क्वालिफाइड वगैरह की भी सिखाता हूं। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं की ऑडिट मैटर, ये आपके सामने मौजूद है भाई। कुछ को समझ आया? अच्छा चलिए, अब ब्रेक। अच्छा मैं सोच रहा था कोई नाम वाले सवाल हो जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। चले, पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिस्टेड कंपनी की ऑडिट पे हमें, वो बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑडिट था, हमें कोई भी की ऑडिट मैटर ना मिले? पॉसिबल है। इस सूरत में करना क्या है? एक दो नहीं भैया, आपको मिल गया है जी मेरे भाई जी, ये बताइए। की ऑडिट मैटर हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिख देंगे देयर इज नो की ऑडिट मैटर टू बी रिपोर्टेड, बस बिल्कुल ठीक है। बस फिर यही है जो नहीं और की ऑडिट मैटर, तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। अब बताइए, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन, क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर वगैरह बाय डेफिनेशन ये की ऑडिट मैटर है? क्यों? क्या ये करंट ऑडिट से नहीं होते? क्या ये मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होते? क्या ये डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं करते? निशानियां पूरी हो रही है ना? मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट पीरियड के डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, निशानियां पूरी हो रही हैं। बाय डेफिनेशन ये की ऑडिट मैटर हैं, लेकिन बताइए क्या इन्हें की ऑडिट मैटर में प्रेजेंट किया जाता है कि नहीं? रीजन भी बतानी है जी भाई। नहीं, पहले डिसीजन बताए, की ऑडिट मैटर में प्रेजेंट किया जाता है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट्स को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो वहां पे रिपोर्ट हो गए हैं, इसलिए। किधर रिपोर्ट हो गया भाई? थाने रिपोर्ट हो गए हैं क्या? किधर हो गए हैं? क्या आईसीयू वार्ड में रिपोर्ट हो गए हैं? और किधर रिपोर्ट हो गए हैं? किधर? मिस बेसिस ऑफ दे यार इसका। ठीक है, वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे रिपोर्ट हो गए होंगे। मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन में रिपोर्ट हो गए। बाय डेफिनेशन की ऑडिट मैटर है, लेकिन इधर आते नहीं है। इधर आते, हाँ लिखाया था डुप्लीकेट नहीं करना है, शाबाश। अब सुनिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। आपने तसल्ली के साथ पार्ट सी कंप्लीट पढ़ना है, खास तौर पे इसके जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस हैं, वो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ना है जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन पूछा है कि की ऑडिट मैटर कैम में और एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या फर्क है? तो जहन में रखिएगा, जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है ये वो है जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट, और एमसीज ऑफ मैटर वो है जो है फंडामेंटल टू यूजर्स, ठीक है। और की ऑडिट मैटर है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर ऑडिटर। की ऑडिट मैटर है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीज ऑफ मैटर डिसाइड ऑडिटर ही कर रहा है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कुछ ऑडिटर जजमेंट की बेस पे भी चीजों के बारे में डिसाइड करता है कि ये की ऑडिट मैटर में आएगी या एमसीज ऑफ मैटर में, किस जगह। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में कहे कंपनी के खिलाफ लिटिगेशन है, डिस्क्लोज नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर कहे लिटिगेशन है कंपनी के खिलाफ पेंडिंग, अगर कंपनी हार गई तो
डैमेजेस इतने होंगे कि कंपनी को अपने ऑपरेशन बंद करना पड़ेंगे। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। अगर कहे कि लिटिगेशन है एक्सेप्शनल नेचर की, एम्फेसिस ऑफ मैटर, और अगर कहे लिटिगेशन है ज्यादा लेकिन रूटीन नेचर की हैं, ज्यादा हैं मतलब हमें एविडेंस लेते हुए लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ा, तो फिर की ऑर्डरमेंट। देखिए है लिटिगेशन ही सारी, लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसे अल्फाज हमें दे देता है जिससे हमें पता चल जाता है, और प्रैक्टिकली भी ऑडिटर अपनी जजमेंट और सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसे की ऑर्डर मैटर में जाना है, एमसीजो मैटर में जाना है, या कि इसे मॉडिफाइड ओपिनियन में जाना है। जी उसमें एक्सेप्शन में लिखा हुआ है एम्फेसिस मैटर क्योंकि वहां नहीं आता, तो सर उसे प्योर टेक्स्ट में क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन सॉल्यूशन में एम्फेसिस में दिया हुआ था सर। देखिए जो नॉर्मली हमारी टैक्स कंटिजेंसीज होती हैं वो रूटीन नेचर का मैटर होता है, क्योंकि टैक्स कंटिजेंसी हर कंपनी का वो चल रही होती है टैक्स कंटिजेंसी। अगर टैक्स कंटिजेंसी के ऊपर हम एमसीजो मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना शुरू कर दें तो हर कंपनी में एमसीजो मैटर पैराग्राफ इंक्लूड हो जाए। याद रखें कि एमसीजो मैटर की ऑडिट मैटर की निस्बत ज्यादा सिग्निफिकेंट, ज्यादा अहम है, ज्यादा अहम समझे जाते हैं। ठीक है, तो टैक्स कंटिजेंसी पे मेरे ओपिनियन के मुताबिक की ऑडिट मैटर में उसे आना चाहिए, एमसीजो मैटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर कोई मेजर इशू है टैक्स का, पिछले 3, 4, 5 सालों की इकट्ठी उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया एफबीआर वालों ने, वो फिर डेफिनेटली वो रेगुलेटरी एक्शन बन गया, वो एमसीजो मैटर में आएगा। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 11 का ए पार्ट कह रहे हो, 11 पूरा ही ना डिस्कस कर ले, पूरा डिस्कस कह रहे रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ आईएसएस। A risk of overstatement in revenue was considered as significant risk and was also communicated to दोषावी गवर्नेंस। सिग्निफिकेंट रिस्क भी है, दोषावी गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट किया गया। डिस्कस वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर। शुड कहेगा नहीं नहीं ये तो सर ने लिस्ट में नहीं लिखा था, नहीं आएगा। और भाई शर्तें पूरी प्लस माइनस वाली बात भूल गए, करंट ऑडिट का है, सिग्निफिकेंट है, मैट कम्युनिकेट भी किया, तो बाकी रह गया क्या? तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे यस और हमें खुश होकर 4 नंबर दे देगा। भैया पहले सिग्निफिकेंट मैटर की डेफिनेशन तो लिखो, फिर उसे रिलेट करवाओ, सर सारी कंडीशन पूरी हो रही है इसलिए आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा मेरे से सवाल पूछ के मैं कलप रहा हूं तो फिर उससे शुरू हो गए हो। अच्छा, आपका मसला हल हुआ नहीं अभी, तो भाई का मसला हल करने के लिए निकल गए। अच्छा हो गया हल, ठीक है चलिए। बी, अच्छा बताइए, हाँ किस वजह से व्हाट में लिख दिया आपने रेवेन्यू, वाई में क्या लिखेंगे? एक अगर की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करे तो, अगर एग्जाम में आ जाए इसको ड्राफ्ट भी करके दिखाओ, हेडिंग क्या देंगे? रेवेन्यू। क्या लिखेंगे? वी कंसीडर रेवेन्यू टू बी ए की ऑडिट। क्यों? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट। प्रोसीजर में क्या लिखेंगे भाई? आगे भी तो लिखते हैं हाउ एड्रेस्ड, वो क्या लिखेंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर किसके? सेल्स के। लेकिन वो याद होंगे तो लिखेंगे ना, हमने थोड़े लिखने हैं, वो तो कोई और लिखेगा जिसने याद किए होंगे। बी, नो सच मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट व्हिच नीड टू बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर। Discuss whether the auditor still needs to include key audit matter section in audit report. हाँ, in case of unlisted company, no. In case of listed company, yes. क्या सिर्फ इतना लिख देगा? बताना है कि आगे कि key audit matter section include किया जाएगा, फिर आगे हमने ये बताना है उसमें key audit matter नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? There are no key audit matters to be reported. C, a qualified opinion has been expressed. Details of qualification are also mentioned in the key audit matter section. Is it appropriate to do so? नहीं, बस इतना लिख देंगे। तो फिर appropriate क्या है? भाई इसको basis for qualified opinion section में लेके जाओ ना, इधर क्यों लेके आए हो? key audit matter में नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट आखिरी कंसेप्ट की तरफ चलें। चलिए
ये दरमियान में कुछ हम 10-12 मिनट की ब्रेक भी करते रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? हो भी तो कोई मसला नहीं है भाई। जब घर से निकल आए तो क्या 2 घंटे, क्या 2.25 घंटे, एक ही बात है। आप कौन सा शालीमार एक्सप्रेस पे जाना है जी? अब चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। क्या एग्जाम में हमसे ड्राफ्टिंग करवा सकता है रिपोर्ट के किसी पैराग्राफ की? बिल्कुल करवा सकता है। किसकी करवा सकता है? एमसी तो मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग करवा सकता है, या हमें कह सकता है कि ड्राफ्ट मैं करता हूं, तुम गलतियां निकालो। अदर मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग करवा सकता है, या हमें कह सकता है ड्राफ्ट मैं करता हूं, गलतियां तुम निकालो। क्या हमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की ड्राफ्टिंग करवा सकता है, या ये कह सकता है ड्राफ्ट मैं करता हूं, गलतियां तुम निकालो? क्या हमें की ऑर्डर मैटर की ड्राफ्टिंग करवा सकता है? ये ठंडे पड़ गए साथ साथ। अब भाई करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? याद कर लेंगे तो फिर कॉन्फिडेंट होके कहना करवा सकता है, या कहे ड्राफ्ट मैं करता हूं, गलतियां तुम निकालो। क्या हमें बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करवा सकता है, या हमें कहे ड्राफ्टिंग मैं करता हूं, गलतियां हम कर सकते हैं ना? अच्छा, अब सुनिए, बाकी तो हमने सीख ली। ये मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग रह गई। परेशान नहीं होना, 20 मिनट का काम है, इंशाल्लाह आप सीख लेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग भाई सिर्फ चाहे आपके लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाँ, थोड़ा सब्र कीजिए। खाली पेट जो है ना वो बंदा जल्दी समझता है। हाँ चीजें ड्राफ्टिंग, किसकी ड्राफ्टिंग? मॉडिफाइड ओपिनियन और मुझे बताइए, जब ओपिनियन मॉडिफाई होगा रिपोर्ट में कौन से 2 पैराग्राफ इफेक्ट होंगे? ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ओपिनियन या तो क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेमर हो। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होगा हेडिंग ओपिनियन नहीं आएगी, आएगी क्वालिफाइड ओपिनियन। हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं आएगी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन होगा, हेडिंग ओपिनियन नहीं आएगी, एडवर्स ओपिनियन। हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं आएगी, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, हेडिंग ओपिनियन नहीं आएगी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या आएगी? हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं आएगी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब है जब ओपिनियन मॉडिफाई होगा रिपोर्ट में 2 सेक्शन अमेंड होंगे हमारे, एक ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। बताइए किसकी ड्राफ्टिंग सीखनी है? दोनों की। चले पहले किसकी? मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं हम। क्वालिफाइड ओपिनियन में जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारी वर्डिंग क्या होगी? अच्छा, अनमोडिफाइड में क्या वर्डिंग होती थी? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होगी? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्सेप्ट फॉर के साथ ओपिनियन आता है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ओपिनियन क्या होगा? क्वालिफाइड। वर्डिंग क्या होगी? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, वर्डिंग फिर यही। याद रखिए ये वर्डिंग जो होती है ना ये स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी ये हर तरह के केस में सेम वर्डिंग आएगी। क्वालिफाइड ओपिनियन जिस मर्जी केस में हो वर्डिंग सेम, एडवर्स ओपिनियन जिस मर्जी केस में हो वर्डिंग सेम, डिस्क्लेमर ओपिनियन जिस मर्जी केस में हो वर्डिंग सेम। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द effects of matters as described in
basis for qualified section of our report, financial may give true and fair view. Adverse opinion की wording, because of significance of matters described in basis for adverse opinion section of our report, financial statements do not give true and fair view. Because of significance of matters described in basis for adverse opinion of our report, financial statements do not give true and fair view. Disclaimer of opinion, because of direct jump नहीं लगानी, we do not, because of significance of matters described in basis for disclaimer of opinion section of our report, we do not express an opinion. ठीक है, चारों क्लियर हो गए? Because of significance of matter described in basis for disclaimer of opinion, we do not express an opinion. ये हो गए हमारे मॉडिफाइड ओपिनियन. समझ आ गए? एग्जाम में क्वेश्चन आया, एडवर्स ओपिनियन को ड्राफ्ट करे, है कोई माइका लाल, 100 रुपीज. एडवर्स ओपिनियन एग्जाम में आया, जी बताइए भैया. और कोई स्टूडेंट? इन्होंने कहा बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन इन आवर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. अच्छा, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को आपने सही तरीके से समझ लिया. ड्राफ्ट एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ इन आवर ओपिनियन. भाई क्लियर हो गया? चैप्टर 4 पे चलें. ओपिनियन का सेक्शन निकाल ले और उसमें देखें ओपिनियन के अलावा भी कुछ लिखना होता है. पहुंचे? ओपिनियन के अलावा भी कुछ लिखना होता है. रिक्वायरमेंट नहीं समझे एग्जामिनर के हैं, फिर कहते हैं मुझे. भाई बात समझ आई जो समझाना चाह रहा हूं? ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती है. अगर एग्जामिनर हमें ओपिनियन ड्राफ्ट करने को कहे तो हमने वो इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, डायरेक्ट ओपिनियन पे नहीं आ जाना. तो बताइए, अब आपको पता चला कि सही ओपिनियन सेक्शन कैसे ड्राफ्ट करना है. पहले वो जो शुरू वाली 2-3 स्टैंडर्ड लाइनें हैं वो, फिर उसके बाद ओपिनियन देना. ठीक है? प्रोविजन रिकॉर्ड की डेटर्स में इफेक्ट परवेसिव. इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, इफेक्ट परवेसिव. दोनों के ओपिनियन में क्या फर्क होगा? पहला केस डेटर का है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, इफेक्ट परवेसिव. दूसरा केस इन्वेंट्री का है, एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, इफेक्ट परवेसिव. बताइए दोनों के ओपिनियन ड्राफ्ट करते हुए ओपिनियन में क्या फर्क आएगा? हाँ, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन की वर्ड चाहे किसी भी केस में दिया हो, वर्डिंग स्टैंडर्डाइज ओपिनियन की, तो यूजर को कैसे पता चलेगा ये एडवर्स ओपिनियन इन्वेंट्री की वजह से या डेटर की वजह से? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. तो अब बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना सीखे. मुझे बताइए, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, ओपिनियन मॉडिफाई होता है, उसकी रीजन एक्सप्लेन करनी होती है कहां? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में. ओपिनियन कितनी रीजन की वजह से मॉडिफाई होता है? या मिस स्टेटमेंट की वजह से,
इसका मतलब है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में या तो मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन होगी या स्कोप लिमिटेशन एक्सप्लेन होगी। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में या तो मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन होगी या स्कोप लिमिटेशन एक्सप्लेन होगी। अब मिस स्टेटमेंट है, पहले मिस स्टेटमेंट को सीख लें। बताइए मिस स्टेटमेंट किससे रिलेट करेगी? या मिस स्टेटमेंट रिलेट करती है अमाउंट से या डिस्क्लोजर से? या अमाउंट से डिस्क्लोजर से। अमाउंट की क्या एग्जांपल है? प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं की, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्क्लोजर की क्या एग्जांपल है? रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का इवेंट ने डिस्क्राइब किया, अर्निंग पर शेयर ने डिस्क्लोज की लिस्टेड कंपनी के केस में, ये डिस्क्लोजर। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर ने डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोजर के केस। अमाउंट की बेस पे अगर मॉडिफिकेशन है, मिस स्टेटमेंट है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है? सुनिए जरा। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट के केस में, मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में है, क्या करना है? डिस्क्राइब करो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को, डिस्क्राइब करो मिस स्टेटमेंट को, नेचर ऑफ मिस, बताओ किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है। जैसे फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, ये मिस स्टेटमेंट है, हम क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट। अब देखिए पहला डिस्क्राइब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट लिखो, मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर which is a departure from IFRS या which is a violation of IFRS। ये मैंने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन की। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट्स which is a departure from IFRS। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी, फिर क्या करना है? क्वांटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट को, यानी एक तरह से इसकी एडजस्टिंग एंट्री तैयार करके यूजर को बता देनी है कि अगर इसको ठीक करे तो किस किस जगह इफेक्ट हो। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? कि अगर इस एरर को ठीक करे किस किस जगह इफेक्ट हो। इसमें क्या बताते हैं नॉर्मली? एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट पे क्या आएगा, एसेट से इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा। क्वांटिफिकेशन में इन एरियाज पे इफेक्ट आएगा। आपने फंक्शनल इंग्लिश में वो सेंटेंस सुना होगा एक, अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता है। Had I studied auditing for 2 hours daily, I would have passed today। अगर मैं हर रोज 2 घंटे ऑडिट पढ़ता तो आज पास हो जाता। ये सेंटेंस पता है ना? हैड, हाँ वो आता था, वो पता नहीं क्यों तीसरी फॉर्म होती थी किसी चीज, फ्यूचर इम्पॉसिबल सेंटेंस। गलत बताया, इसकी इंग्लिश में वो तो ये होता ना कि मैं मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा, ये है फ्यूचर इम्पॉसिबल। ये है पास्ट पछतावा सेंटेंस, फ्यूचर इम्पॉसिबल। इंग्लिश भी ठीक नहीं है तेरी। अच्छा, हेड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, had management recorded depreciation expense would have been increased by rupees itna, profit, fixed assets and equity would have been decreased by rupees itna and itna respectively। नहीं समझ आए? अच्छा अब बताइए, मैं बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है मैं कौन सी वाली लाइन ड्राफ्ट की है। सुनिए, मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच इज ए वायलेशन ऑफ IFRS।
Had management recorded inventories at lower of cost and NRV, cost of sales would have been increased by rupees itna, profit, inventory and equity would have been decreased by rupees itna, itna and itna respectively. अच्छा, कहते हैं क्वांटिफिकेशन अगर हो सके करो, अगर ना हो सके तो ना करो, लेकिन लिख दो। भाई ये कैसे हो सकता है, क्वांटिफिकेशन हो ही ना। क्लाइंट की 10 प्रॉपर्टी है, 7 की रीवैल्यूएशन करवाई, 3 की करवाई ही नहीं, कॉस्ट पे रख दिया। मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट में है, क्वांटिफाई कर सकते हैं। भाई जिन 3 की रीवैल्यूएशन हुई ही नहीं, हमें अमाउंट ही नहीं पता, क्वांटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये अमाउंट्स में कैसे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। डिस्क्लोजर्स में अगर डिस्क्लोजर का मसला है, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं या सही नहीं दिया, तो क्या करना है? अब सुनिए, कह रहा है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन डिस्क्लोजर की वजह से। पहली चीज, डिस्क्राइब करो क्या नेचर ऑफ रॉन्ग डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। रॉन्ग डिस्क्लोजर का मतलब है दिया लेकिन गलत दिया। रॉन्ग डिस्क्लोजर और मैनेजमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इवेंट्स और कंडीशन which has created doubt. Management has not disclosed related party transaction. Include omitted disclosure. जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया, उसे ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करवा रहा है। जैसे यहां पे जो मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्ट नहीं की, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। यहां पे जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया, ऑडिटर रिपोर्ट में बता रहा है। क्या ऑडिटर कोशिश करेगा उस डिस्क्लोजर को रिपोर्ट में इंक्लूड कर दे? अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर इंक्लूड ना करे। इम्प्रैक्टिकेबल कब होगा? जब डिस्क्लोजर प्रिपेयर ही नहीं किया मैनेजमेंट ने, प्रिपेयर किया लेकिन ऑडिटर को नहीं दिया, नॉट अवेलेबल। प्रिपेयर भी किया, ऑडिटर को अवेलेबल भी किया, लेकिन टू लेंथी है, 285 सफों का है, रिपोर्ट में शामिल कर ही नहीं सकते। अनड्यू लेंथी, ये तो वैसे मैं थोड़ा जरा जज्बाती हो गया, तो मतलब 10-12 सफों का है, 10-12 सफों का है। ये केस है वो जब डिस्क्लोजर के केस में बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट। यहां तक क्लियर हो गया? क्या एग्जाम में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर सकते हैं? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट कर सकते हैं? अब बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन ड्राफ्ट कर सकते हैं? वो तो सिखाया ही नहीं मैंने। और डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन, वो तो सिखाना है नहीं। इसका यस सर करी जाए, इसका मतलब है पहले भी कोई नहीं समझ आई आपको, शुरू से एडेड बढ़ा। ठीक है, फीस जमा करवा दें अगली अटेम्प्ट के लिए, शुरू से करें। जो इधर लिखा हुआ है, हाँ 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 हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हो? वो कह रहा है पहले में लिखा हुआ है डिस्क्लोजर नॉट प्रिपेयर्ड और दूसरे में लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। यहां पे कह रहा है डिस्क्लोजर में गलती होगी अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं या गलत दिया। यहां पे कह रहे हैं अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं तो आप उसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर दो। यहां पे कह रहे हैं लेकिन डिस्क्लोजर को इंक्लूड करना, इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर को इंक्लूड करना विल बी इम्प्रैक्टिकेबल।
इम्प्रैक्टिकेबल होगा। विल बी इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब है विल नॉट बी प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल होगा। कब इम्प्रैक्टिकेबल? कब डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा? जब नॉट प्रिपेयर्ड होगा, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर प्रिपेयर ही नहीं किया। जब नॉट अवेलेबल होगा, क्लाइंट ने प्रिपेयर किया, ऑडिटर को दिया ही नहीं डिस्क्लोजर, या वह अनड्यू लेंथी होगा। इसमें मेरे इंग्लिश का मसला है, वो इम्प्रैक्टिकेबल को प्रैक्टिकेबल समझ रहा था, या कह रहा होगा सर इधर नॉट लगाएं। पता है मुझे, मैं सम पहुंच गया हूं, जानता हूं उसको, पहले भी उसने कई गलतियां इसी तरह की निकाली हुई है मेरी। चल आगे चल। स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने लगेंगे, या जब बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट करने लगेंगे तो क्या कुछ लिखना है? ये हाल है आपका। और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन थोड़ी आएगा उसमें, ये डिस्क्लेमर में आएगा। गूंगे बहरे जो मर्जी बढ़ा के चले जाएं, बस ठीक है। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में या क्वालिफाइड स्कोप लिमिटेशन की वजह से अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, हम उसमें क्या चीजें एक्सप्लेन करेंगे? चार। कौन कौन सी चीजें? 4। डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर जो परफॉर्म नहीं किया, फिर डिस्क्राइब करना है क्यों परफॉर्म नहीं किया, फिर बताना है अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला। भाई स्कोप लिमिटेशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र होता है ना, फिर बताना है इसलिए हमारी बस हो गई। अनएबल टू वेरीफाई, अनएबल टू वेरीफाई, अनएबल टू वेरीफाई। अब सुनिए, अब सुने, अब सुने, स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने बताना है कौन से वाला है। We were unable to physically verify inventory at 31st December 2019 because we were appointed after the year end. We were unable to obtain evidence from alternative procedures. Therefore, we are unable to verify whether inventory is fairly stated. नहीं, अगली एग्जाम्पल। We could not send confirmation letter to debtors. कौन से वाला है? Because management prevented us to circularize them. We were unable to obtain evidence from alternative procedures. Therefore, we are unable to verify whether debtors are fairly stated. क्लियर हो गया? अच्छा बताइए, नहीं अभी नहीं, इन्वेंट्री और डेटर्स दोनों की स्कोप लिमिटेशन ड्राफ्ट करनी आ गई। अगर एक क्वेश्चन में दोनों इकट्ठी आ जाए, इकट्ठी क्या कुछ करना है? ये दो इकट्ठे करने हैं। पहले बताएंगे इन्वेंट्री का प्रोसीजर क्या परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, फिर बताएंगे डेटर का प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, क्यों नहीं किया। ये 2 दफा होगी चीजें, ये मल्टीप्लाइड बाय 2। ये वाले 2 लाइनें दोनों के नीचे एक ही दफा आएंगी। समझ रहे? ये नहीं करना पूरा चारों की चारों पहले एक दफा, चारों की चारों दूसरी दफा, नहीं। पहले ये दो, फिर दोबारा दूसरे केस में ये दो, और एंड पे कॉमन ये वाली 2। बात समझ आई? आखिरी सिर्फ 1.5 मिनट में। वैसे लेक्चर खत्म हो गया, एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत है। क्या पॉसिबल है कि एक ऑडिट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो
मटेरियल स्कोप लिमिटेशन भी हो? पॉसिबल है? ओपिनियन कौन सा आएगा, एक के दो? एक। कौन सा? एडवर्स कहाँ आएगा? तो ये घोड़े मिस स्टेटमेंट, घोड़े स्कोप लिमिट, गधे हैं, घोड़े गधे मिलके नहीं कुछ परवेसिव नहीं बनते। मटेरियल मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके परवेसिव बनेगी, और मटेरियल स्कोप लिमिटेशन मिलके परवेसिव बनेगी। ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल स्कोप लिमिटेशन मिलके परवेसिव नहीं बनेगी। कौन सा ओपिनियन आएगा? इस पे भी क्वालिफाइड होता है, इस पे भी क्वालिफाइड। ओपिनियन कौन सा होगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करेंगे? दोनों को। शाबाश, अब आया ना लाइन पे। मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल स्कोप लिमिटेशन परवेसिव, एक ओपिनियन आएगा कि दो? एक ही आता है, हमेशा एक ही आता है। कौन सा? एडवर्स है। बेटे मुँह पता नहीं चला कई बार। कौन सा ओपिनियन आएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो बताइए ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहां एक्सप्लेन करेंगे? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। अब बताएं, मिस स्टेटमेंट परवेसिव स्कोप लिमिटेशन मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन किधर एक्सप्लेन करेंगे? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में। क्लियर हो गया? चल जी। मिस स्टेटमेंट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों एक्सप्लेन करेंगे। मिस स्टेटमेंट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव। ओपिनियन देंगे जो बड़े वाला होगा, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव है। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। मिस स्टेटमेंट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल। एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में स्कोप लिमिटेशन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? चल जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं।